गुड मॉर्निंग। इकोनॉमी का जो कल क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के बारे में हमने 3 क्षेत्र बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हम देखो, पूरा इकोनॉमी जो भारत की अर्थव्यवस्था है 3 क्षेत्रों से काम करती है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो हमने सबसे पहले केंद्र में लिया है सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र के द्वारा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग, क्योंकि बैंक जो है सेवाएं देते हैं, कोचिंग संस्थान सेवाएं देते हैं, विद्यालय सेवाएं देते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि रेलवे हुआ, ये भी सेवा देती है। तो बहुत सारी सेवा देने वाली संस्थाएं, तो उसमें पहली संस्था जो हम पढ़ रहे हैं वो है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग आपको जानना भी जरूरी है, आपके समाज का हिस्सा है, प्लस यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए भी जानना जरूरी है। तो मुद्रा बैंकिंग के तहत हम बैंकों के बारे में और मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ चीजें बताए थे। और कल जो इकोनॉमी का वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, मुद्रा का प्रकार बताया था कि M1, M2, M3, M4। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने चल रहे हैं। हालांकि बड़ा कठिन लगता है, और जब ये कोई समझाता है जल्दी समझ में नहीं आता है। कोशिश करोगे आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान सुनो, जो मैं समझा रहा हूँ उसे फील करो, महसूस करो, क्योंकि सेवा तो फील ही किया जाता है ना। सेवा तो टच नहीं कर सकते कौन कितना सेवा कर रहा है, केवल महसूस कर सकते हो कि यार ये तो बहुत करता है मेरे लिए। ये जैसे कोई लड़का मात्र पित्र कोई अपने मम्मी पापा का बहुत बड़ा भक्त हो, तो मम्मी पापा महसूस करते हैं हाँ ये मेरा बच्चा बहुत लायक है, बहुत मेरे लिए करता है। या फिर कोई किसी के लिए बहुत कुछ करता है तो उसको महसूस करते हैं हाँ ये मेरे लिए बहुत करता है। तो सेवा है, सेवा को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सेवा को महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं जो मुद्रा अपने यहाँ चलती है, तो आरबीआई ने कई प्रकार से उसको बांट रखा है, उसी को समझाने चल रहे हैं। ध्यान समझिएगा, कभी के पेपर में आए तो गड़बड़ नहीं होगा। कठिन नहीं है, बस पेपर में दिखता है तो किताबों में दिखता है कठिन लगता है, कठिन नहीं है। ध्यान समझो इसको। शुरू कर ले, बोलो हाँ। चलिए देखो, आरबीआई ने जो मुद्रा है, ये देखो, आरबीआई ने जो आरबीआई द्वारा मुद्रा की तरलता के आधार पर मुद्रा को 4 माप में प्रस्तुत किया गया है। मुद्रा की तरलता, एक शब्द यहाँ लिखा है तरलता। तरलता समझते हो क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? कोई चीज कितना ज्यादा तरल है। देखो, कोई चीज ठोस हो और कोई चीज तरल, तरल मतलब लिक्विड, पानी की जैसा हो। अब आप बताओ, पानी ज्यादा जगहों पर चला जाएगा कि कोई ठोस जैसे कि बालू हुआ, कंकड़ हुआ, ये ज्यादा जगहों पे जाएगा? पानी जाएगा। पानी अगर एक जगह गिरेगा तो बहुत दूर, बहुत जगहों पर, ऐसी जगहों तक चला जाएगा जहां आप सोचे भी नहीं होगे, वहां तक पानी पहुंच जाता है। लेकिन बालू कंकड़ हो तो एक जगह गिर जाएगा, वहीं पड़ा रह जाएगा। तो जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो उसे बोलते हैं, जितना ज्यादा उसके फैलने के चांसेस हो, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचने के चांसेस हो, उसको बोलेंगे वह मुद्रा उतना ज्यादा तरल है। बात क्लियर है? जैसे जिससे आप आसानी से खरीदारी कर सको, जिससे आप आसानी से लेन देन कर सको, वो जितना ज्यादा आसानी से जिससे खरीदारी कर सको वो उतना ज्यादा तरल मुद्रा मानी जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं आपको एक सोने का सिक्का दूं, सोने का सिक्का मान लो दे दिया, तो अगर मैं आपको सोने का सिक्का दूं और 10 रुपए का नोट दूं, 10 रुपए का नोट, आप बताओ, सोने का सिक्का दिया, 10 रुपए का नोट दिया और चांदी का भी एक सिक्का दिया, और आप गए दुकानदार के पास और दुकानदार से बोले कि मुझे 5 रुपए वाला बिस्किट दीजिए। बताइए दुकानदार किस में आपको ज्यादा मतलब कि कहां पर ज्यादा लग रहा है कि आपको उन तीनों में से किस में से आपको वो दे देगा बिस्किट? 10 रुपए के नोट से देगा, सोने के सिक्के से देगा, चांदी से? सोचो। देखो, दुकानदार आपसे 10 रुपए का नोट से ही बिस्किट दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि वो सोने का सिक्का, उसका वैल्यू पता करना, उसके बाद उसके हिसाब से उसका अंदाजा लगाना, हालांकि उसके दिमाग में चोर हो कि वो उसको लेना चाहता हो, कम दाम पे खरीदना चाहता हो, वो अलग मैटर है। लेन देन की बात करेंगे, अगर पता हो कि इस सोने के सिक्के की वैल्यू 20,000 25,000 रुपया है और 5 रुपए का बिस्कुट लेने गए हो, तो क्या वो देगा आपको? कभी नहीं देगा ना, क्योंकि वो अगर 5 रुपए का बिस्किट देगा तो उसके बाद 25,000 रुपये वापस भी करना पड़ेगा उसे, कहां से देगा वो? चांदी का भी सिक्का होगा तब भी उसको तो 8-10,000 5,000 तो वापस करना पड़ेगा ना, कहां से देगा वो? लेकिन अगर आप 10 का नोट दोगे तो वो 5 का बिस्किट देगा, 5 रुपए वापस कर देगा। मतलब क्या है कि ये तीनों में दाम किसका ज्यादा ये मायने नहीं करता है। तीनों में आप किससे आसानी से चीजें ले दे सकते हो, जिससे आप आसानी से चीजें ले दे सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो ज्यादा तरल माना जाएगा, ज्यादा लिक्विड माना जाएगा। बात समझ में आया ना? ये नहीं है कि महंगा है सस्ता, वो अलग मैटर है। मायने ये करता है किससे आप आसानी से चीजें खरीद सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो अब अगर कभी कोई क्वेश्चन है तो आप अलग से अपने सोच सकते हो ना, कौन ज्यादा तरल हो सकता है। जैसे मैं ही आपको
अपने जमीन का कागजात दे दिया, मान लो मेरी जो जमीन है लाखों की जमीन है, कागजात दे दिया। दूसरा, मैंने एक सोने का बिस्किट दे दिया आपको। तीसरा, मैंने आपको 5,000 रुपया दे दिया। अब मैंने कहा कि जाकर आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के लाइए, 2,000 रुपए की सब्जी खरीद के लाइए। अब बताओ, क्या आप मेरे जमीन के कागजात से सब्जी खरीद पाओगे? नहीं ना। उसे क्या पता कागजात सही है गलत है, वो जल्दी तैयार ही नहीं होगा। मतलब आसानी से लेन देन नहीं हो सकता। आपको जो सोने का बिस्किट दिया हो ना, वो कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए का होगा। 2,000 की सब्जी देकर वो पैसा कहाँ से वापस करेगा? तो वो उसको भी नहीं लेगा। अगला जो मैं आपको 2,000 या 5,000 रुपया दिया हूँ, आराम से आप नोट गिनो, आराम से सब्जी उठाओ, लेकर चले आओ। इसका मतलब क्या है कि वह पैसा जिससे आप आसानी से लेन देन कर सको, वह मुद्रा जिससे आप आसानी से चीजें खरीद बेच सको, वह ज्यादा लिक्विड अवस्था में होता है, ज्यादा तरल अवस्था में होता है। तो तरलता समझ गए ना, जिससे आसानी से खरीद बिक्री हो सके, वो ज्यादा तरल होता है। क्लियर है ना? तरलता कई प्रकार की होती है। तो इधर देख लो क्या लिखा है, आरबीआई द्वारा मुद्रा की तरलता के आधार पर मुद्रा के 4 माप प्रस्तुत किए गए हैं। उसने 4 माप के हिसाब से 4 मुद्रा के 4 माप प्रस्तुत करके उसके हिसाब से मुद्रा के हिसाब से लेन देन करता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक बोल सकते हो। तो आरबीआई को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम शुरुआत किए हैं, अभी ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। इधर देखो, तो ये जो 4 माप प्रस्तुत किए, इनको ध्यान समझना है आपको। देखो पहला क्या है, उसने पहला बताया मनी वन, यमन। यमन मुद्रा में क्या है, यमन में जनता के पास मुद्रा, बैंकों में बैंकों की मांग जमा और आरबीआई के पास जमा। मतलब कि ये है कि जो पैसा जनता में है, जनता में आपके पास कुछ रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए होगा, मेरे पास होगा 150 रुपए, ऐसे जितने भी लोग हैं देश में, सबके पास कुछ, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन पैसा सबके पास है, इतना तो मानते हो। ये जो पैसा मार्केट में, मतलब जनता में फैला हुआ है, वो पैसा यमन के अंतर्गत आता है। और कौन कौन से यमन के अंतर्गत आते हैं? बैंकों में, जो जैसे कि एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, देना बैंक हुआ, यूनियन बैंक हुआ, महिंद्रा बैंक हुआ, ये जितने बैंक हैं, जितने आपको बैंक दिखते हैं ना, इन बैंकों में तो पैसा होगा ना, तभी तो आप खरीदते निकालते रहते हो, कभी एटीएम से, कभी डायरेक्ट जाकर निकालते हो, जमा करते रहते हो। तो ये जो बैंकों में पैसा जमा है, प्लस जो पैसा जनता में सबके लोगों के पास है, और जो पैसा बैंकों में जमा है, प्लस आरबीआई के पास ढेर सारा पैसा रखा होगा ना, वही तो सब बैंकों को पैसा देती है। तो आरबीआई के पास जो पैसा रखा है, ये सारे पैसे को अगर मिला दे तो क्या बनता है? यमन। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या समझ गए? यमन में क्या क्या आता है? जो जनता के पास पैसा है, जो बैंकों में जमा पैसा है, जैसे एसबीआई में ढेर सारा पैसा जमा होगा, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी ढेर सारा पैसा जमा होगा, और इसके अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो पैसा ही पैसा है, वही तो सबको पैसा देता है। तो इनमें जितने पैसा है, इन सबको पैसों को मिला देंगे तो बनेगा यमन। बात समझ में आ रहा है? देखो M2 में क्या आता है, M2 में यमन का तो पैसा आएगा, मतलब यमन में जितना ये लिखे वो सब आएगा। इसके अलावा डाक घर में जो बचत, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट करते हैं लोग, डाकघरों में बचत पैसा जमा करते हैं लोग, भेजते हैं डाकघर के माध्यम से पैसा भेजते हैं। आप नहीं भेजते होंगे तो नहीं पता होगा, लेकिन है, ये नियम है। और बहुत सारे लोग जो विदेशों में काम करते हैं, मतलब विदेशों में नहीं, जो भारत से बाहर दूसरे शहरों में काम करते हैं, सॉरी भारत के बाहर बोले, भारत में ही दूसरे शहर, जैसे कि कोई यहाँ से गया सूरत में, कोई बंबई में, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी अपना पैसा भेजता है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। समझना? तो M2 में क्या आएगा? यमन का पैसा, मतलब ये पैसा तो शामिल रहेगा, प्लस जो आपने डाक घरों में बचत जमा, अपना बचत जो जमा किया हुआ है, वो भी पैसा M2 में आता है। ठीक है, तो M2 में यमन प्लस डाकघर का जो पैसा रहता है उसको शामिल कर लेंगे तो वो बनता है M2। क्लियर है ना? यमन तो क्लियर था। यमन के पैसे में अगर डाकघर वाला भी पैसा जो आपने डाकघर में जमा कर रखा, अगर वो भी पैसा शामिल कर दो, क्या बन जाएगा? M2। क्लियर? M3 देखो क्या है, M3 में M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा। सावधि जमा समझते हो? बैंकों में M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा। यहाँ वाला जो बैंकों में जमा था, मांग जमा था। यहाँ ध्यान देना, M1 वाला जो बैंकों का जमा था वो मांग जमा था। दिख रहा है? मांग जमा मतलब कि अभी जमा किया, अभी निकालो। आप एटीएम कार्ड डाले, निकाले 500, फिर 1000 जमा किए, एटीएम कार्ड डाले, फिर 1000 निकाले। ये जो आपका चालू खाता चलता रहता है, वो वाला जमा की बात यहाँ हो रही थी। ठीक है, M1 में। और लेकिन यहाँ M3 में क्या है, M1 वाला पैसा, मतलब ये वाला पैसा जो चालू खाता वाला पैसा, मांग जमा वाला, और ये जो M1 में जितना पैसा मैंने बताया वो, प्लस
बैंकों में सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट, कुछ लोग 8 साल 10 साल 15 साल के लिए फिक्स कर देते हैं अपना पैसा ना, कितने साल बाद आएंगे निकाल के ले जाएंगे। तो जो बैंकों में मांग जमा, जो बैंकों में जो पैसा होता है, जो ये होता है यमन वाला, वो पैसा प्लस जो आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है वो पैसा, उस दोनों को मिला देंगे तो वो बनेगा क्या, M3। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही होगी, ध्यान समझोगे समझ में आ रही होगी। यहाँ जो यमन बैंकों का जमा है और यहाँ जो बैंकों का जमा है, अंतर ये है, इसे आप कभी भी निकालते रहते हो डालते रहते हो, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट 7 8 साल 10 साल 15 साल के लिए फिक्स कर देते हो, इतने साल बाद निकालेंगे पैसा डबल हो जाएगा, 3 बार मतलब दुगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा। तो ये है, तो M3 क्लियर है ना, M1 प्लस बैंकों में फिक्स डिपॉजिट, तो M3 हुआ। M4 में क्या है, M4 में क्या है, M1 प्लस डाकघरों की समग्र जमा, डाकघर में जितना पैसा, मांग जमा का पैसा, कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, कोई जमा किया है, कोई भेजने के लिए डाकघर में जमा किया है कि हमारे यहाँ हमारे घर पहुंचा दीजिए पैसा, जितना भी समग्र पैसा जमा होता है डाकघरों में, वो पैसा प्लस M1 का पैसा, ये मिला दोगे तो बनेगा M4। समझ में आया? बस जानते रहो, ये आपको लिखने के लिए नहीं आता है, बस समझने के लिए। इतना समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर समझाएंगे आपको। अब ये चीजें समझो, ये जो लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको समझिए और ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन इधर का जो इतना पढ़ रहे हो SSC के क्वेश्चन नहीं है, ये समस्त क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको PCS में आते हैं, समीक्षा अधिकारी में आएंगे या PCS में आएंगे या UPSC में आएंगे। तो बड़ी परीक्षा देना हो तो काम देगा, अगर छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो कोई विशेष जानकारी, बस हल्की जानकारी जानते रहो, बहुत ज्यादा इस पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। देखो इधर, अब देखो मुद्रा की सर्वाधिक तरलता किस अवस्था में है, ये जो M1 M2 M3 M4 लिखे हो, सर्वाधिक तरल अवस्था समझते हो ना, सर्वाधिक लिक्विड अवस्था मतलब जहां पर आसानी से खरीदा बेचा जा सके, बिक्री किया जा सके, वो M1 से M4 के बीच में कौन सबसे ज्यादा तरल है। तरल तो अभी समझाए आपको, सबसे ज्यादा तरल कौन है, M1 है। M1 मतलब जो जनता में पैसा है, जनता में जो पैसा है वही तो आप आराम से खरीद सकते, आपके पास जो पैसा है उससे आसानी से कुछ भी खरीद सकते हो ना। या फिर आपका जो चालू खाता में जो बैंक में जमा है, जो ATM डाल के तुरंत निकाल लेते हो पैसा, उस पैसे से भी आप कुछ भी खरीद बेच सकते हो, जैसे 100 रुपए 500 रुपए जो निकलता है आराम से कुछ से खरीद सकते हो। या फिर RBI के पास जो पैसा जमा है, RBI बैंकों को दे देती है, बैंक सबको देता है, तो उससे भी मतलब वो जो नोट होता है वो पैसा, नोट से आसानी से आप कुछ भी खरीद सकते हो ना, वो ज्यादा तरल है। तो यहाँ क्या है, मुद्रा की सर्वाधिक तरल अवस्था किसमें है, M1 में है। बात समझ में आ रहा है, M1 का जो पैसा वो सर्वाधिक तरल है, आप आसानी से उससे खरीद बेच सकते हो, क्लियर। मुद्रा की सर्वाधिक अतरल अवस्था, अतरल अवस्था जिससे आसानी से खरीद बेचना करना मुश्किल हो जाएगा, क्या है, M4 का। M4 क्या है, M1 तो रहेगा ही रहेगा। डाकघरों में जो जमा है, अब जैसे कि डाकघर में जो पैसा जमा है, अब बोलो कि आपकी नहीं कि मेरा डाकघर में पैसा जमा है, उसका ये कागज है, ये देखो, ये इसमें लिखा है कितना पैसा जमा है, मुझे आप बिस्किट दे दीजिए, मुझे आप टॉफी दे दीजिए, मुझे आप ये सामान दे दीजिए, ये डाकघर का कागज दे दीजिए, क्या वो खरीद बिक्री करेगा? उसको क्या पड़ी को जाए डाकघर में आपका पैसा निकाले, आप पैसा निकाल के लाओ, उसको दो, सामान देगा ना। तो अतरल अवस्था जिससे लेन देन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो कौन सा है, M4 है। सबसे तरल अवस्था जिनसे आसानी लेन देन हो सकता है, M1। सबसे मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा लेन देन, लेकिन कम होगा, तो क्या बोलेंगे, अतरल अवस्था, क्या, M4। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, कठिन नहीं है। इसके अलावा सर्वाधिक मुद्रा का मान कहाँ होगा, सबसे ज्यादा मुद्रा कहाँ होगा, M1 में, M2 में, M3 में, M4 में, पैसा सबसे ज्यादा किसके पास होगा, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, M3 में। M3 में देखो, ये M3 में मतलब कि M1 वाला पैसा पूरा रहेगा, ये वाला पैसा, ये वाला पैसा, ये वाला पैसा, मतलब ये पूरा पैसा M3 में रहेगा, प्लस बैंकों में जो आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है 4 साल 10 साल 20 साल वाला, वो भी तो M3 में आएगा ना, तो पैसा का मात्रा बढ़ जाएगा वहां पे ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो, ये M4 में M1 वाला पैसा तो रहेगा, प्लस डाकघरों में कितना ज्यादा जमा होता है, डाकघरों में बहुत ज्यादा पैसा नहीं जमा होता है, उससे ज्यादा पैसा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इन M1 M2 M3 M4 में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होगा, तो M3 के पास होगा। M3 में M1 भी शामिल है, प्लस बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट हुआ है वो भी शामिल है, तो सबसे ज्यादा पैसा, सर्वाधिक मुद्रा का मान कौन सा होगा, M3 होगा। इनसे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, मुझे पता है। अच्छा, संकुचित मुद्रा का मान कहाँ है, सबसे कम मुद्रा कहाँ होगा, सबसे कम मुद्रा आपको M1 में ही मिलेगा, क्योंकि M1 में इतना मुद्रा है ही, लेकिन अन्य में जो है M1 के अलावा भी कुछ न कुछ शामिल है। जैसे कि M2 में देखो, M1 तो है ही, साथ में डाकघर में कुछ पैसा होगा, अगर 10 रुपया भी ज्यादा होगा तब भी इससे ज्यादा हो जाएगा ना।
और M3 में जानते हो M1 प्लस बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है, M4 जानते हो M1 प्लस डाकघरों में जो जमा है। तो सबसे कम संकुचित मुद्रा मतलब सबसे कम मुद्रा कहाँ होगा M1 में, और सबसे अधिक मुद्रा कहाँ होगा M3 में। क्या जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ चुके होगे? ना समझ में आएगा जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा, लेकिन अगर समझ में आएगा तो जरूर भी बताइएगा। थोड़ा सा तारीफ कर दो तो मोटिवेशन मिलता है, तारीफ करते नहीं हो, खुल के तारीफ भी करना सीखा करो। जैसे जब कोई आपको पसंद आता है तो खुल के आप तारीफ करते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आप बहुत पसंद हो, आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे बोल देते हो ना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो थोड़ा तारीफ मेरी भी तो बननी चाहिए ना। सिर्फ ये समझ में आ गया होगा। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है देखो, मुझे कुछ और भी बताना था। मुद्रास्फीति सुने होगे, मुद्रा अपस्फीति सुने होगे। ये जो पैसा घटता बढ़ता रहता है उससे मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। कुछ देशों की मुद्राओं के नाम है यहाँ पर, हालांकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी है मैं लिखा हूँ, वैसे बहुत सारे देशों की मुद्राएं हैं। आपके पास लूसेंट भी होगा या फिर कोई सामान्य ज्ञान की बुक होगी तो उसमें एक लिस्ट दिया होगा भूगोल में, लास्ट में देश, मुद्रा, राजधानी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं कुछ का यहाँ नाम लिखा हूँ, आप इनका चाहे तो राजधानी देख के पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ मुद्रा का नाम लिखा हूँ, देख लो। देश और मुद्रा। बांग्लादेश में क्या चलता है, टका। आप एक कथा सुने होंगे, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टका। तो वो बंगाल के क्षेत्र में वो कहानी लिखी गई थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो शेर मतलब होता है पंच शेर, मतलब 5 किलो को। तो यहाँ देखो बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है, ठीक है। म्यांमार में क्या चलता है, म्यांमार में चलता है क्यात, बर्मा जैसे बोलते हैं। चीन का इंपॉर्टेंट है, युआन चलता है। और चीन में एक और भी चलता है, रेन मिनवी। जैसे अपने यहाँ पर रुपया चलता है और पैसा भी चलता है ना, पैसा मिलकर रुपया बनाते हैं, तो रुपया पैसा अपने यहाँ दोनों चलता है। वैसे चीन में क्या चलता है, युआन चलता है और रेन मिनवी चलता है। रेन मिनवी जैसे अपने यहाँ पैसा है वैसे उनके यहाँ रेन मिनवी है, और अपने यहाँ जैसे रुपया है वैसे उनके यहाँ युआन है। समझ में आया ना, रेन मिनवी मिलकर युआन बनाते हैं, अपने यहाँ पैसा मिलकर रुपया बनाता है। ईरान में क्या चलता है, रियाल चलता है, रियाल। थाईलैंड में क्या चलता है, बहत। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे BAHAT, बहत। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, किताबों में गड़बड़ियां हो जाती है। एक बार मुझे गड़बड़ी मिली थी, उसमें क्या हुआ, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, उसने ऐसे लिख दिया BHAT, एक अक्षर यहाँ एक गायब कर दिया। अब अगर देखो आप इसको क्या पढ़ोगे, भात लिखा है ना, तो उसका हिंदी वहीं बगल में भात लिखा था। तो मैंने सोचा भात की मुद्रा कहाँ हो सकती है, फिर कुछ किताबों से मैच करा, पता चला भात नहीं है, वास्तव में वो बहत है, ठीक है। आगे देखो, जापान में क्या चलता है, एन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जापान में क्या चलता है, एन, ठीक। सऊदी अरब में क्या चलता है, रियाल। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, लेकिन वहां कौन सी मुद्रा चलती है, तो रियाल चलती है, याद रहेगा। कनाडा में और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। ये देखो, ये डॉलर का सिंबल है। कनाडा और अमेरिका में डॉलर चलता है, ध्यान रखना। बहुत सारे देशों में डॉलर चलता है, लेकिन कनाडा और अमेरिका में डॉलर चल रहा है, तो कनाडा का डॉलर अलग होगा और अमेरिका का डॉलर अलग होगा, बस नाम डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अलग होगा। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अमेरिका के डॉलर से मैच करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। डॉलर चलता है, बस यही जानते रहो, लेकिन उनका डॉलर और उनके डॉलर में बहुत अंतर होगा। रूस में क्या चलता है, रूबल चलता है, रूबल, बहुत लोगों का नाम भी होता है रूबल, रूस में रूबल चलता है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है, यूरोपीय संघ में तो पाउंड चलता है, आप जानते हो, ब्रिटेन यूरोप में, तो ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड चलता है। ऑस्ट्रेलिया में देखो, यहाँ फिर से लिखे डॉलर चलता है, ठीक। तो ध्यान रखना, सबका डॉलर की अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे रुपया भी कई देशों में चलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि भारत का रुपया की जो वैल्यू होगी वही हर देश के रुपया की वैल्यू होगी, नहीं। दूसरी बात, रुपया नहीं लिखते, कुछ लोग रुपया लिखते हैं, कुछ लोग रुपया लिखते हैं, तो लेकिन नाम रुपया से है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है भारत के अलावा कहाँ कहाँ रुपया चलता है, तो जानते रहो, मैं नाम यहाँ दिखा दे रहा हूँ। रुपया भारत के अलावा भारत में चलता ही चलता है, पाकिस्तान में चलता है, नेपाल में चलता है, श्रीलंका में चलता है, इंडोनेशिया में चलता है, मालदीव में चलता है, यहाँ भी रुपया चलता है। क्या याद रह जाएगा, याद रह जाएगा क्या रखा है इसमें। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने समझाने की भरसक कोशिश की, भरसक कोशिश समझते हो ना, पूरी कोशिश की, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए इसी को केवल शामिल किया। अभी तो इकोनॉमी में बहुत कुछ बताना है, नेक्स्ट वीडियो में शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1:30 बज रहे हैं रात के, तो वीडियो को यहीं रोकते हैं। चैनल
पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, थोड़ी देर व्यू कर लिया करिए, 1 मिनट 2 मिनट देख लिया करें, उसके बाद वीडियो डाउनलोड करके देखा करें। कुछ लोग वीडियो क्या करते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड करके बाद में देखते हैं। डाउनलोड कर लेते हो, उससे व्यू नहीं आता है, पता नहीं चलता कितने लोग देखे हो। तो आप 1 मिनट देख लिया करो, उसके बाद डाउनलोड कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे भी पता चल जाएगा बहुत सारे लोग देखते हैं ना। तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो लोगों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।